नमस्कार दोस्तों, हम लोग कार्बन के आखिरी भाग का अध्ययन कर रहे हैं और इसके पहले के भाग में हम लोग कार्बन यौगिक का अध्ययन कर रहे थे जिसमें हम लोगों ने इथेनॉल का अध्ययन किया। अब हम लोग जिस कार्बन यौगिक के बारे में चर्चा करेंगे वो है इथेनोइक अम्ल। तो इथेनोइक अम्ल को हम लोग सामान्यतः जो इथेनोइक अम्ल है उसको हम लोग सामान्यतः एसिटिक अम्ल भी कहते हैं। इथेनोइक अम्ल को हम लोग सामान्यतः एसिटिक अम्ल भी कहते हैं तथा यह कार्बोक्जिलिक अम्ल के समूह से संबंधित है। तो कोई भी यौगिक किस संबंध से किस किस प्रकार्यात्मक समूह से संबंधित रहता है, उसी के हिसाब से उसका नाम दिया जाता है। चूँकि इसमें जो प्रकार्यात्मक समूह है वो कार्बोक्जिलिक अम्ल का है, जो कार्बन की श्रृंखला है, ये इसलिए इसे इथेनोइक अम्ल हम लोग बोलते हैं। ठीक है? इथेनोइक अम्ल ले कि कोई भी कार्बन की श्रृंखला है, उसमें हाइड्रोजन को विस्थापित करके कुछ प्रकार्यात्मक समूह होता है। तो जो विस्थापन किया गया है, वो कार्बोक्जिलिक अम्ल का जो प्रकार्यात्मक समूह है, उससे विस्थापित किया गया है, इसलिए ये इथेनोइक अम्ल है। अब इथेनोइक अम्ल को सामान्यतः एसिटिक अम्ल कहते हैं तथा ये कार्बोक्जिलिक अम्ल से संबंधित है। अभी एसिड अभी हम लोग ये जानते होंगे कि सिरका का उपयोग हम लोग अपने दैनिक जनजीवन में करते हैं। तो एसिटिक अम्ल के ही 3 से 4% विलयन को हम लोग सिरका कहते हैं। ठीक है? एसिटिक अम्ल के 3 से 4% विलयन को हम लोग क्या कहेंगे? सिरका कहेंगे, सिरका। शुद्ध अब इसका जो भौतिक गुण है, यानी ये तो इसका उपयोग हो गया। इसका भौतिक गुण है क्या है कि जो शुद्ध इथेनोइक अम्ल है, उसका गलनांक 290 केल्विन होता है, ठीक है? टेम्परेचर मापने के लिए विभिन्न स्केल होते हैं, उसमें केल्विन है, सेल्सियस है, तो जो इथेनोइक अम्ल का जो गलनांक है, 290 केल्विन है और इसलिए ठंडी जलवायु में शीत के दिनों में यह जम जाता है, ठीक है? इसके जमने का कारण क्या है कि इसका जो गलनांक है, मात्र 290 केल्विन है। इसके कारण इसे ग्लेशियल एसिटिक अम्ल भी कहते हैं। इसके कारण इसको हम लोग इथेनोइक अम्ल को हम लोग ग्लेशियल एसिटिक अम्ल भी कहते हैं। अभी चूँकि ये अम्ल है, तो कोई भी अम्ल क्या करेगा? अम्ल का परीक्षण कैसे करेंगे? लिटमस पत्र से करेंगे, लिटमस पेपर से करेंगे और जो अम्ल होगा, वो नीला लिटमस पत्र को लाल लिटमस पत्र में बदल देगा। तो तो इसका परीक्षण हम लोग कर सकते हैं कि कोई भी जो एसिड है या जो अम्ल है, उसका परीक्षण हम लोग लिटमस पत्र से कर सकते हैं। तो इसी तरह से हम लोग इथेनोइक अम्ल का भी परीक्षण कर सकते हैं। अभी खनिज अम्लों के विपरीत कार्बोक्जिलिक अम्ल है, जो कार्बोक्जिलिक अम्ल का जो समूह है, वो दुर्बल अम्ल होता है। जो खनिज अम्ल होता है, वो उसके तुलना में जो कार्बोक्जिलिक अम्ल है, वो दुर्बल होता है। अभी जो खनिज अम्ल है जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, ये पूरी तरह मिश्रण युक्त आयनीकृत हो जाते हैं। तो जो पूरी तरह आयनीकृत जो जितना कम आयनीकृत होगा, वो अम्ल उतना ही दुर्बल होगा, ठीक है? तो जो कार्बोक्जिलिक अम्ल का जो समूह है, वो दुर्बल अम्ल होता है। अब आते हैं इसके रासायनिक गुणधर्म पे, ठीक है? तो सबसे पहले जो बहुत महत्वपूर्ण अभिक्रिया है जिसको हम लोग बोलते हैं स्थिरीकरण अभिक्रिया, ठीक है? तो एस्टर मुख्य रूप से अम्ल एवं अल्कोहल की अभिक्रिया से निर्मित होता है। तो एथेनोइक अम्ल किसी अम्ल उत्प्रेरक की उपस्थिति में जो एस्टर है, वो पहले तो अम्ल अल्कोहल की अभिक्रिया से निर्मित होता है। उसके अलावा हमें ये भी समझना होगा कि जो इथेनोइक अम्ल है, वो किसी अम्ल उत्प्रेरक की उपस्थिति में परिशुद्ध इथेनॉल से अभिक्रिया करके एस्टर बनाता है, ठीक है? तो इसका इसका जो अभिक्रिया होगा वो ये है कि हमारे पास इथेनोइक अम्ल है, इसका सूत्र है CH3COOH और एथेनॉल है। अब कोई अम्ल उत्प्रेरक होगा जिसके उपस्थिति में ये क्या करेगा? एस्टर का निर्माण करेगा। ये अभिक्रिया काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये आप लोग को याद रखना ही पड़ेगा परीक्षा के दृष्टिकोण से भी, ठीक है? तो स्थिरीकरण अभिक्रिया क्या है कि ईस्टर है वो मुख्य रूप से अम्ल व अल्कोहल से अभिक्रिया से निर्मित होता है
और इथेनोइक अम्ल किसी अम्ल उत्प्रेरक की उपस्थिति में जब शुद्ध इथेनॉल से अभिक्रिया करता है तो एस्टर बनाता है। सामान्यतः जो एस्टर की जो गंध होती है वो मृदु होती है, ठीक है? इसलिए इसका उपयोग हम लोग किसमें करेंगे? क्योंकि इसका गंध मृदु होता है इसलिए इसका उपयोग करेंगे इत्र बनाने व स्वाद उत्पन्न करने वाले कारक के रूप में। मृदु यानी जो एस्टर का जो गंध है मृदु होता है इसलिए इत्र बनाने के लिए और स्वाद उत्पन्न करने वाले कारक के रूप में हम लोग एस्टर का प्रयोग करेंगे। अभी सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभी कुछ सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया करके जो कि एक क्षार है एस्टर पुनः अल्कोहल एवं कार्बोक्जिलिक अम्ल का सोडियम लवण बनाता है, ठीक है? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड से जब ये अभिक्रिया करेगा एस्टर तो वो जो कि एक क्षार है, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? एक क्षार है, हाइड्रोक्साइड है, तो एक क्षार है। धातु का जो हाइड्रोक्साइड है वो क्षारीय प्रवृत्ति का है, तो ये क्षार है। तो जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो है सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया द्वारा जो कि एक क्षार है, ठीक है? एस्टर पुनः अल्कोहल एवं कार्बोक्जिलिक अम्ल का सोडियम लवण बनाता है। तो अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड से जब हम लोग अभिक्रिया करवाएंगे एस्टर का, ठीक है? तो हमें पुनः अल्कोहल प्राप्त होगा और कार्बोक्जिलिक अम्ल का सोडियम लवण प्राप्त होगा क्योंकि हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया कर रहे हैं। और सोडियम हाइड्रोक्साइड क्योंकि ये धातु है, सोडियम धातु है और उसका हाइड्रोक्साइड क्षारीय प्रवृत्ति का, इसलिए यहाँ पे दिया हुआ है सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया द्वारा जो एक क्षार है एस्टर पुनः अल्कोहल एवं कार्बोक्जिलिक अम्ल का सोडियम लवण बनाता है। इसी अभिक्रिया को इस अभिक्रिया को हम लोग साबुनीकरण कहते हैं। यानी कि इस अभिक्रिया को साबुनीकरण कहा जाता है क्योंकि इससे साबुन तैयार किया जाता है। और साबुन क्या होता है? दीर्घ श्रृंखला वाले कार्बोक्जिलिक अम्ल सोडियम, अम्लो सोडियम एवं पोटेशियम लवण होते हैं। तो जो साबुन होता है वो क्या होता है? लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्जिलिक अम्ल सोडियम अथवा पोटेशियम लवण होते हैं, ठीक है? तो फिर से बात को ध्यान से याद रखिएगा कि जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो जब एस्टर से अभिक्रिया करेगा तो पुनः अल्कोहल और कार्बोक्जिलिक अम्ल का सोडियम लवण बनाएगा और इसी अभिक्रिया को हम लोग साबुनीकरण कहते हैं क्योंकि इससे साबुन तैयार किया जाता है। और साबुन क्या होता है? साबुन क्या होता है? दीर्घ श्रृंखला वाले कार्बोक्जिलिक अम्ल सोडियम अथवा पोटेशियम लवण होते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे हमारा एस्टर है, ठीक है? अब ये एक क्षार से अभिक्रिया करेगा, हमें पुनः अल्कोहल मिला और यहाँ पे हमें जो मिला वो है हमारा साबुन, यानी कि सोडियम सा मतलब है सोडियम कार्बोक्जिलिक अम्लों वाले सोडियम का सोडियम लवण है ये, इसी को हम लोग साबुन भी कहते हैं। अब क्षारक के साथ जब अभिक्रिया करेगा, क्षारक के साथ जब अभिक्रिया करेगा तो खनिज अम्ल की भांति इथेनोइक अम्ल सोडियम हाइड्रोक्साइड जैसे क्षारक से अभिक्रिया करके लवण सोडियम इथेनॉल अथवा सोडियम एसीटेट तथा जल बनाता है। तो चूंकि ये अम्ल है और हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि अम्ल है जब क्षार से अभिक्रिया करेगा तो लवण तथा जल का निर्माण करता है। तो इथेनोइक अम्ल भी एक प्रकार का अम्ल ही है, ठीक है? तो जब ये क्षारक के साथ अभिक्रिया करेगा, किसी क्षार के साथ अभिक्रिया करेगा तो खनिज अम्ल की भांति, जैसे खनिज अम्ल है हाइड्रोक्लोरिक एसिड वगैरह की तरह, तो खनिज अम्ल की भांति इथेनोइक अम्ल भी है सोडियम हाइड्रोक्साइड जैसे क्षारक से जब अभिक्रिया करेगा तो हमें क्या मिलेगा? लवण मिलेगा और जो लवण हो वो सोडियम एथेनोएट होगा या सोडियम एथेनेट एसीटेट हो सका तथा जल बनाता है। यानी कि क्षार के साथ अभिक्रिया करके जो इथेनोइक अम्ल है वो लवण तथा जल बनाता है। कार्बोनेट एवं हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया, तो एथेनोइक अम्ल है कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके लवण, कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल का निर्माण करता है। तो इथेनोइक अम्ल का अभी हम लोग रासायनिक गुण देख रहे हैं और इस रासायनिक गुण में हम लोग देख रहे हैं कि कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करेगा तो इथेनोइक अम्ल
क्या उत्पाद देगा? तो एथेनोइक अम्ल जब कार्बोनेट एवं हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके लवण, कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल बनाता है। यानी कि जब भी ये हाइड्रोजन कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ जब एथेनोइक अम्ल अभिक्रिया करेगा तो हमें मिलेगा लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल। जैसा कि इस उदाहरण में हम लोग देख सकते हैं। यहाँ पे हमारा एथेनोइक अम्ल है, यहाँ पे कार्बोनेट है और यहाँ पे हाइड्रोजन कार्बोनेट है। ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट है। तो हम लोग को क्या मिलेगा? यहाँ पे जो मिलेगा लवण मिलेगा, ठीक है, हमें मिलेगा जल मिलेगा और कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। और इस अभिक्रिया में जो उत्पन्न लवण होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सोडियम एसीटेट। यानी कि ये जो लवण है इसको हम लोग बोलते हैं सोडियम एसीटेट। इसी लवण का नाम है सोडियम एसीटेट। अब इसके साथ हम लोग कार्बन के यौगिक का अध्ययन समाप्त कर चुके हैं। अब हम लोग को पढ़ना है साबुन और अपमार्जक के बारे में। ये इस पाठ का आखिरी भाग है, तो हम लोग इसको अब ध्यान से देखते हैं। तो जो हम लोग जानते हैं कि साबुन कैसे काम करता है, हम लोग उस साबुन और जो अपमार्जक है, वो मैल की सफाई कैसे करता है, कपड़ों से गंदगी को दूर कैसे करता है, हम लोग उसका अध्ययन करेंगे साबुन एवं अपमार्जक में। तो हम लोग जानते हैं कि अधिकांश मैल होता है वो तेलीय प्रवृत्ति का होता है और तेल पानी में घुलता नहीं है, यानी कि तेल पानी में अघुलनशील है। ठीक है, अभी जो साबुन होता है वो साबुन की अणु लंबी श्रृंखला वाले कार्बोजलिक अम्लों के सोडियम एवं पोटेशियम लवण होते हैं। जैसा कि हम लोग पिछले स्लाइड्स में देख चुके हैं, पिछले कुछ स्लाइड्स में, कि जो साबुन होता है यानी कि साबुनीकरण क्रिया है और वो कैसे बनता है उसका निर्माण हम लोग देख चुके हैं। तो जो साबुन होता है वो लंबी श्रृंखला, जो साबुन का जो अणु होता है वो लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम एवं पोटेशियम लवण होते हैं। ठीक है, साबुन क्या होता है? साबुन लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम एवं पोटेशियम लवण होते हैं। अब साबुन में दो भाग होता है। ठीक है, साबुन का जो आयनिक भाग है वो जल से, और जो उसका कार्बन श्रृंखला वाला भाग है वो तेल से पारस्परिक क्रिया करता है। तो साबुन का दो भाग होता है, उसमें जो उसका आयनिक भाग है वो जल से क्रिया करेगी और कार्बन श्रृंखला वाला भाग है वो तेल से पारस्परिक क्रिया करती है। इस प्रकार साबुन के अणु मिसेली संरचना तैयार करते हैं। इस संरचना को हम लोग मिसेली संरचना कहते हैं। इसके बारे में अभी हम लोग आगे भी अध्ययन करेंगे। तो इस प्रकार साबुन के अणु मिसेली संरचना तैयार करते हैं, जहां अणु का एक सिरा तेल कण की ओर, तो तेल कण की ओर कौन कौन सा होगा? आयनिक भाग, सॉरी, तेल कण की ओर कार्बन श्रृंखला वाला भाग होगा और आयनिक सिरा बाहर की ओर होता है। ठीक है, तो जो साबुन है वो मिसेली संरचना तैयार करता है और इस संरचना में अणु का जो एक सिरा है जो तेल कण की ओर होता है, और तेल कण की ओर कौन सा भाग होगा? तो तेल के कण की ओर कार्बन श्रृंखला वाला भाग होगा। यानी कि तेल कण की ओर कार्बन श्रृंखला वाला भाग होगा और आयनिक भाग है, आयनिक सिरा है, वो बाहर होता है। इससे पानी में क्या होता है? इससे पानी में इमल्शन बनता है और इस प्रकार साबुन के मिसेल मैल को पानी से बाहर निकालने में मदद करता है और हमारे कपड़े साफ हो जाते हैं। ठीक है, तो हम लोग को याद रखना है कि दो भाग होता है मिसेल, मतलब है साबुन का। एक उसका आयनिक भाग होता है और उसका कार्बन श्रृंखला वाला भाग उसका एक भाग जो कार्बन श्रृंखला वाला होता है, और आयनिक मतलब जो साबुन का आयनिक भाग है वो जल से प्रतिक्रिया करता है और जो कार्बन श्रृंखला वाला भाग है वो तेल से पारस्परिक प्रतिक्रिया करता है, क्योंकि मैल तेलीय होता है। अब हम मिसेली संरचना को और आगे ध्यान से पढ़ेंगे। तो हम लोग मिसेल के बारे में पढ़ रहे हैं। तो साबुन के अणु ऐसे होते हैं, ठीक है, साबुन के अणु ऐसे होते हैं जिनके दोनों सिरों के विभिन्न गुणधर्म होते हैं। जैसा कि हम लोग देख चुके हैं, एक जो
आयनिक सिरा होता है और एक होता है कार्बन श्रृंखला वाला सिरा। जैसा कि हम लोग पिछले स्लाइड में देख चुके हैं कि एक कार्बन का 2 भाग है, आयनिक भाग और कार्बन श्रृंखला वाला भाग। ठीक है? तो जल में विलेय एक सिरे को जलरागि कहते हैं, यानी कि जो जल में घुलनशील है, जो घुलता है, वो एक सिरे को हम लोग जलरागि कहते हैं तथा हाइड्रोकार्बन में विलेय दूसरे सिरे को हम लोग जल विरागी कहते हैं। ठीक है? साबुन का 2 सिरा होता है, एक सिरा जलरागि होता है जो जल में विलेय होता है और दूसरा हाइड्रोकार्बन में विलेय होता है, उसको हम लोग जल विरागी कहते हैं। जब साबुन जल की सतह पर होता है तब इसके अणु अपने आप को खुद इस प्रकार व्यवस्थित कर लेते हैं कि इसका आयनिक सिरा जल के अंदर होता है। इसका आयनिक सिरा यानी कि जलरागि सिरा जल के अंदर होता है, जबकि हाइड्रोकार्बन पूंछ जो दूसरा छोर होता है, क्योंकि साबुन का 2 सिरा होता है, वो जल के बाहर होता है। अब जल के अंदर ये जो अणु है, इसकी एक विशेष व्यवस्था होती है, जिससे इसका हाइड्रोकार्बन सिरा जल के बाहर बना रहता है। यानी कि जल के अंदर इसकी व्यवस्था इस प्रकार होती है कि जो इसका हाइड्रोकार्बन वाला जो सिरा है, यानी जो जल विरागी सिरा है, उसको वो जल के बाहर बना रहता है। और ऐसे अणुओं का बड़ा गुच्छा बनने के कारण जिसमें जल विरागी पूंछ गुच्छे के आंतरिक हिस्से में होती है। जो जल विरागी पूंछ है, गुच्छे के आंतरिक हिस्से में हो सकती है, जैसा कि मिश्र संरचना में हम लोग देख सकते हैं, और जबकि उसका आयनिक सिरा गुच्छे की सतह पर होता है। और इसी संरचना को जबकि उसका आयनिक सतह गुच्छे की सतह पर होता है, इस संरचना को हम लोग क्या कहते हैं? मिसेल कहते हैं। ठीक है? तो जब मिसेल किसे कहते हैं? हम लोग इस कड़ी में ये देख रहे हैं, अब इसके आगे देखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि साबुन का जो अणु है, उसका 2 सिरा है। एक सिरा है जलरागि सिरा, जैसा कि ये है, और दूसरा जल विरागी सिरा। जलरागि सिरा वो सिरा है जो जल में घुलनशील है और जल विरागी सिरा वो सिरा है जो जल में अघुलनशील है, अविलेय है। ठीक है? और जो जल विरागी सिरा है, वो जो तेलीय मैल है, उसके साथ क्रिया करता है। ठीक है? और वो इस तरह से व्यवस्थित रहता है कि जो जल विरा की जो जल विरागी सिरा है, वो तेलीय मैल के साथ प्रतिक्रिया करेगा, अभिक्रिया करेगा, और जो जलरागी सिरा है, जो जल में विलेय है, वो जल में रहेगा। अब मिसेल के रूप में साबुन स्वच्छ करने में सक्षम होता है, क्योंकि साबुन है, वो मिसेल के रूप में ही स्वच्छ करने में, किसी मैल को साफ करने में, किसी कपड़े को साफ करने में सक्षम होता है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो तेलीय मैल होता है, वो मिसेल के केंद्र में एकत्र हो जाते हैं। जो तेलीय मैल होता है, वो मिसेल के केंद्र में एकत्र हो जाते हैं। मिसेल विलयन में कोलाइड के रूप में बने रहते हैं तथा आयन-आयन विकर्षण के कारण वे अवक्षेपित नहीं होते। तो जो मिसेल है, विलयन में कोलाइड के रूप में बना रहेगा और आयन-आयन विकर्षण के कारण वो अवक्षेपित नहीं होता है। इस प्रकार मिसेल में तैरते मैल आसानी से हटाए जा सकते हैं और साबुन के मिसेल प्रकाश को प्रकीर्णित कर सकते हैं। जो साबुन के मिसेल है, वो प्रकाश को क्या कर सकते हैं? प्रकीर्णित कर सकते हैं। यही कारण है कि साबुन का घोल है, वो बादल जैसा दिखता है। तो साबुन का घोल बादल जैसा क्यों दिखता है? तो साबुन के जो मिसेल हैं, जो मिसेल बनती है साबुन में, वो है प्रकाश को प्रकीर्णित कर सकता है और इसके कारण साबुन का घोल है, वो बादल जैसा दिखता है। अब आते हैं अपमार्जक। तो आप कभी ऐसा अनुभव किए होंगे और कि कभी-कभी झाग बनना कहीं-कहीं, किसी-किसी स्थान पे झाग बनना मुश्किल होता है, ठीक है? और जब शरीर को अगर जल से धो भी लेते हैं तो कुछ अघुलनशील पदार्थ या स्कम जमा रहता है।
ऐसा इसलिए होता है क्योंकि साबुन कठोर जल में उपस्थित कैल्शियम व मैग्नीशियम लवणों से अभिक्रिया करती है। ठीक है, तो जो कठोर जल होता है उसमें क्या होता है, जो झाग होता है वो बनना मुश्किल होता है। ठीक है, और उसके और जब कठोर जल में साबुन क्या करता है, कैल्शियम तथा मैग्नीशियम लवण से अभिक्रिया करता है और कुछ अघुलनशील पदार्थ बनाता है जिसको हम लोग अस्कम कहते हैं। और इस कारण से स्वच्छ करने के लिए आपको अधिक मात्रा में साबुन का उपयोग करना पड़ता है। तो इसका एक और तरीका है, वो क्या है, अपमार्जक। एक अन्य प्रकार के यौगिक है, यानी अपमार्जक का उपयोग करके हम लोग इस समस्या को निपटा सकते हैं। अपमार्जक तो एक अन्य प्रकार का यौगिक है जिसको अपमार्जक कहते हैं, उससे इस समस्या को निपटा सकते हैं। और जो अपमार्जक होता है वो क्या होता है, अपमार्जक सामान्यतः लंबी कार्बन श्रृंखला वाले सल्फोनिक लवण तथा लंबी कार्बन श्रृंखला वाले अमोनियम लवण होते हैं। ठीक है, साबुन भी लंबी कार्बन श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक एसिड के लवण होते हैं, के सोडियम लवण, पोटेशियम लवण होते हैं, और जो अपमार्जक है वो लंबी कार्बन श्रृंखला वाले सल्फोनिक लवण अथवा लंबी श्रृंखला वाले अमोनियम लवण होते हैं, जो क्लोराइड या ब्रोमाइड आयनों के साथ बनते हैं, जो कि क्लोराइड और ब्रोमाइड आयनों के साथ बनते हैं। इन यौगिकों का आवेशित सिरा कठोर जल में उपस्थित कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन के साथ अघुलनशील पदार्थ नहीं बनाता है। तो जैसा कि हम लोग साबुन में जानते हैं कि जो कठोर जल में जब साबुन क्या होता है, कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन के साथ जब कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन के साथ मिलकर अघुलनशील पदार्थ बनाता है, लेकिन जो अपमार्जक है उसमें जो कठोर जल भी है वो कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन के साथ अघुलनशील पदार्थ नहीं बनाता है। इस प्रकार यह कठोर जल में भी प्रभावी बना रहता है, यानी कठोर जल में भी सफाई कर सकता है, स्वच्छ कर सकता है, स्वच्छ साबुन भी कर सकता है, लेकिन वो कैल्शियम व मैग्नीशियम आयन के साथ अघुलनशील पदार्थ बनाएगा जो कि जमता है, जिसको हम लोग अस्कम कहते हैं। और इस प्रकार वो कठोर जल में उतना प्रभावी नहीं होता है साबुन, लेकिन अपमार्जक है वो क्या होता है, ऐसा कोई पदार्थ नहीं बनाता है कठोर जल में भी जो कि घुलनशील नहीं हो, यानी कि कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन के साथ भी अघुलनशील पदार्थ नहीं बनाता है। ठीक है, यानी कि जो सारा पदार्थ जो बनता है वो घुलनशील होता है। इस प्रकार ये जो अपमार्जक है वो कठोर जल में भी प्रभावी बने रहते हैं। सामान्यतः अपमार्जकों का उपयोग शैम्पू व कपड़े धोने वाले उत्पाद बनाने में होता है। ठीक है, तो जो मुख्य रूप से अपमार्जक का उपयोग है वो शैम्पू एवं कपड़े धोने वाले उत्पाद बनाने में होता है। इसके साथ, इस टॉपिक के साथ जो कार्बन पार्ट है वो समाप्त हो गया। इसके आगे के भाग में कार्बन और एवं एवं उसके यौगिक पे हम लोग कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर को देखेंगे जो कि परीक्षा के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण है।